जो द फर्स्ट एक निर्दयी तानाशाह है जो अपने देश पर लोहे की मुट्ठी से शासन करता है। जब भी वो कुछ चाहता है, हर कोई उसे खुश करने के लिए जल्दी करता है। और चूंकि शिकायतकर्ताओं को स्थायी रूप से निर्वासित कर दिया जाता है, जो कि भयभीत नौकर उसकी हर इच्छा को एक बुद्धिमान और महान निर्णय के रूप में मानते हैं। अधिकांश दर्शकों के लिए उसका शासन क्रूर और अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन उनके प्यारे बेटे जोजो को कोई समस्या नहीं दिखती। ये जीवन जोजो का कभी भी ज्ञात है और वो कभी भी जो के विषयों या उनके खिलाफ हिंसा से किसी भी डर को नहीं देखता है। जो देखता है वह अपने पिता की ताकत है और उसके विषयों की आज्ञाकारिता और प्रशंसा है। अपना पूरा बचपन महल में बिताने के बाद जो अपने पिता की भूमिका और शासन की शैली को विरासत में लेता है। और जैसा कि जो द फर्स्ट के साथ है, यह स्पष्ट है कि जो के कार्य गलत हैं, लेकिन उसका मामला नैतिकता के बारे में एक सवाल उठाता है जो कम चरम मामलों पर भी प्रकाश डाल सकता है। जो की असामान्य परवरिश को देखते हुए क्या वह अपने कार्यों के लिए पूरी नैतिक जिम्मेदारी वहन करता है? दार्शनिक गैरी वॉटसन और हैरी फ्रैंकफर्ट हाँ कहेंगे। उनके डीप सेल्फ व्यू के अनुसार लोग नैतिक रूप से उन कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं जो उनके सच्चे स्व से उत्पन्न होते हैं, जिसका अर्थ है कि ऐसे कार्य जो उनके गहरे मूल्यों और प्रतिबद्धताओं को दर्शाते हैं। उनका मानना है कि बाहरी ताकतों के प्रभाव में किए गए कार्यों के लिए लोग नैतिक रूप से कम जिम्मेदार हैं, जैसे कि दबाव में या नशे में रहते हुए अपराध करना। लेकिन जो के पास ऐसा कोई बहाना नहीं है। उनके कार्य उनके मूल्यों का उत्पाद हैं और इस तरह डीप सेल्फ सिद्धांतकार तर्क देंगे कि वह उनके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या होगा अगर जो के मूल्यों से समझौता किया गया है? जो एक राक्षस हो सकता है, लेकिन वह एक बहुत ही असामान्य वातावरण में पला बढ़ा था। क्या वह वास्तव में अपने अपराधों के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बचपन सामान्य था और फिर एक क्रूर तानाशाह बन गया? और अगर जो को दोष नहीं देना है कि वह कौन है, तो वह जो करता है उसके लिए हम उसे कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? यह दार्शनिक सुसान वुल्फ का तर्क है, जिसने जो के मामले का आविष्कार किया था। वुल्फ का मानना है कि भले ही जो के कार्य उसके गहरे आत्म को दर्शाते हैं, नैतिक जिम्मेदारी निर्धारित करते समय हमें यह भी विचार करने की आवश्यकता है कि किसी का गहरा आत्म कैसे आया। और जो की स्थिति में वुल्फ का मानना है कि भले ही जो अपने मूल्यों पर कार्य कर रहा हो, उसकी परवरिश उसे अपनी क्रूरता के लिए कम जिम्मेदार बनाती है। जो के मामले में वुल्फ का तर्क काफी उचित लगता है। लेकिन अगर हर किसी के गहरे मूल्यों को उनके पालन पोषण से आकार दिया जाता है, तो क्या इसका मतलब है कि कोई भी उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है? यह असंगतवादियों द्वारा आयोजित रवैया है। इन दार्शनिकों का मानना है कि यदि सब कुछ हमारे पर्यावरण या जीव विज्ञान जैसे कारकों द्वारा पूर्व निर्धारित किया जाता है, तो कोई भी वास्तव में किसी भी चीज के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं है। इसके विपरीत संगतवादी दार्शनिकों का तर्क है कि भले ही हमारे निर्णय पिछली घटनाओं का अपरिहार्य परिणाम हो, फिर भी हमें उनके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन गुटों के बीच बहस सदियों से चल रही है, लेकिन वुल्फ ने जो का मामला एक अलग सवाल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया। अधिकांश लोगों के विपरीत जो के पास गलत से सही सीखने का कोई सार्थक अवसर नहीं था। और चूंकि वह एक वयस्क के रूप में भी क्रूर बना रहता है, ऐसा लगता है कि जो में आत्मचिंतन करने और अपने मूल्यों को बदलने की क्षमता का भी अभाव है। वुल्फ के लिए यह इंगित करता है कि जो में बुनियादी नैतिक क्षमता का अभाव है। यदि वह गलत से सही नहीं जानता है और अब अंतर नहीं सीख सकता है, तो निश्चित रूप से उसके कार्यों के लिए उसे पूरी तरह से दोषी ठहराना गलत है। लेकिन यह तर्क एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। इस भयानक परवरिश के साथ भी क्या जो की नैतिक अक्षमता वास्तव में अपरिहार्य थी? आइए कल्पना करें कि जो की एक बहन थी जो एक ही वातावरण में पली बढ़ी थी, लेकिन अलग अलग मूल्यों को विकसित किया था। अगर जोजा ने अपने पिता के अत्याचार को खारिज कर दिया, तो इससे पता चलता है कि जो भी ऐसा ही कर सकता था।
एक ऐसा परिणाम जो प्रतीत होता है कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसी तरह क्या होगा अगर एक दुष्ट अदालत के सदस्य ने युवा जोजो को न्याय और नैतिकता के बारे में